गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स होता क्या है? पिछले वीडियो में हमने साइंस के बारे में बात की थी कि साइंस जनरली हम साइंस किसे कहते हैं और साइंस होता क्या है, उसकी हम बात की थे। इसके बाद आज की वीडियो में बात करेंगे जेनेटिक्स की। तो जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स टर्म आया कहाँ से है? तो ये एक ग्रीक वर्ड जीनो है। जीनो से जेनेटिक्स ये टर्म आया है। जीनो का मतलब ही होता है गिव द बर्थ, यानी कि जन्म देना। जेनेटिक्स को सबसे पहले सजेस्ट किया था यानी डिस्क्राइब किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, विलियम बेटसन। उन्होंने जेनेटिक्स को डिफ़ाइन किया था। ओके, उन्होंने ये बताया था कि जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स के अंडर में जो इनहेरिटेंस की हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो वेरिएशन की स्टडी कर रहे हैं, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो जो साइंस है, यानी कि जो हेरिडिटी के पीछे की जो साइंस है ना, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब ही होता है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता के पीछे की जो साइंस है, उसे हम जेनेटिक्स कह रहे हैं। जब भी जेनेटिक्स टर्म आता है तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये रिप्रोडक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, इसके बाद जो अब ये टर्म आ रहा है हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का मतलब है क्या? तो हेरिडिटी का मतलब ये है कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो रहा है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? तो वेरिएशन का मतलब ये है कि वेराइटी, यानी कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स की ही तरह हूबहू ऑफ स्प्रिंग्स हो, कहीं ना कहीं वो वेरिएशन शो करेगा, डिफरेंसेस आएंगे, तो इट्स कॉल्ड वेरिएशन। ओके, वेरिएशन का मतलब ये है वेराइटी। उसके बाद हम जेनेटिक्स के अंडर में हम 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी जेनेटिक्स को 3 एरियाज़ में कैटेगराइज किया गया है। क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और तीसरा है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो क्लासिकल जेनेटिक्स के अंडर में हम स्टडी करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स की, सेक्स डिटर्मिनेशन की, सेक्स लिंकेज की और साइटोजेनेटिक्स की। तो जो साइटोजेनेटिक्स के अंडर में हम जो क्रोमोजोम्स की एबनॉर्मेलिटीज आती है, उसकी स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोसोम्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब की स्टडी करते हैं। जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो इनहेरिटेंस है, उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद जो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स है, तो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। जो भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो जीन के एलेलिक फ्रीक्वेंसीज में जो चेंजेस आ जाती हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, एक तरह से कहा जाए तो हमारी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी पर डे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियोस के आने का इंतज़ार करिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स की। तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम सबसे पहले मेंडल्स प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो एक कोई बायोलॉजिस्ट या फिर कोई बॉटनिस्ट नहीं थे, ये एक मैथमेटिशियन थे। ओके, इन्होंने एक प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो नेचुरल हिस्ट्री के ब्रून सोसाइटी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो जिससे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया, जिसे आज कॉमनली हम लोग पॉपुलरली एक तरह से कहा जाए तो मेंडल्स लॉ कहते हैं। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा यानी कि बार बार डिक्लाइन कर दिया गया, इग्नोर किया गया, क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर को डिस्कवर तो किया था,
लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो जा रहा है कैरेक्टर, वो है क्या चीज़। तो उन्होंने जीन या क्रोमोजोम्स की जगह उन्होंने फैक्टर्स बताया था। इसी कारण उनका डिक्लाइन हो जा रहा था एक्सपेरिमेंट्स। ओके। फिर उसके बाद सन 1900 में रीडिस्कवर्ड हुआ यही मेंडल्स लॉ, वो भी दूसरे साइंटिस्टों के द्वारा। वो ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और एच टेस्चर मार्क के द्वारा फिर से रीडिस्कवर्ड हुआ। तो उन्होंने उस टाइम उन्होंने क्रोमोजोम्स बताया था कि जो पेरेंट्स या ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो क्रोमोजोम्स हैं। ओके। तो फिर सन 1909 में एक डेनिस बॉटनिस्ट थे, विल्हेल्म जॉनसन्स, उन्होंने जीन्स को डिस्कवर किया। तो बाद में ये बताया गया कि जो क्रोमोजोम्स है एज वेल एज जीन्स, वो जीन्स ही हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंडल्स ने किस गार्डन को चूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने एक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक मटर के गार्डन को चूज किया था, पाइजम सैटिवम के, उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्यों पाइजम सैटिवम को ही चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए, क्यों नहीं किसी और पौधे को किया। उन्होंने इसलिए पाइजम सैटिवम को चूज किया क्योंकि उसको हम देख के ही फिजिकली बहुत सारी चीज़ों को हम उसको अलग कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। इस वजह से क्योंकि उनमें जो डिस्क्रीट कैरेक्टर्स थे वेल डिफाइंड थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन था, उसका हाइब्रिडाइजेशन इजी था, कल्टीवेशन करना इजी था, और जो मटर का जो पौधा होता है उसकी लाइफ साइकिल भी बहुत शॉर्ट होती है। इसलिए मेंडल्स ने इस एक्सपेरिमेंट्स को मटर के पौधे पर ही किया। उसके बाद मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। पहला कैरेक्टर उन्होंने हाइट को लिया था। तो 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बताया था कि इसमें कब क्या होगा तो डोमिनेंट होगा, क्या होगा तो रिसेसिव होगा। ओके। तो उन्होंने स्टेम हाइट को बताया था, फ्लावर पोजीशन को, फ्लावर कलर, सीड कोट कलर को बताया था, और पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर को बताया था। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं ना, तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब भी हम आगे क्रॉस कराएंगे तो कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, ये चीज़ पता रहेगी, तभी हम इजीली क्रॉस करा सकते हैं। तो इस चीज़ को याद करने के लिए एक बहुत ही इजी वे हमने एक तरह से फिगर ड्रा किया है जिसकी वजह से आपको याद हो सके। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सीड को ले सकते हैं कि सीड को हम ग्रो कराने के लिए, कोई भी पौधा को ग्रो कराने के लिए सीड को लेते हैं। तो सीड लिए तो सीड का आप शेप ले लीजिए और कलर ले लीजिए। उसके बाद जो नया पौधा निकल रहा है, जो पॉड है, तो अब पॉड का कलर और शेप ले लेते हैं। तो 4 कैरेक्टर तो ऐसे ही हमें याद हो गए। उसके बाद प्लांट्स ग्रो किया, जो फ्लावर निकले। ओके। तो फ्लावर का कलर और पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद तो 6 कैरेक्टर ऐसे याद हो गए। उसके बाद एक लास्ट वन बचता है स्टेम की हाइट। तो इस हाइट को हम ले लेते हैं, तो 7 कैरेक्टर्स हमें ईजिली याद हो सकते हैं। तो याद करना इसे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, तो हम इजी वे में इसे याद कर सकते हैं। तो आपको ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स याद होने चाहिए। ओके। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मेंडल्स लॉ की स्टडी करेंगे। मेंडल्स लॉ की स्टडी करने से पहले, उससे पहले जो टर्म यूज होते हैं मेंडल्स लॉ में, उसके बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद मेंडल्स लॉ की स्टडी करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये चैनल हेल्पफुल होने वाला है। Thank you so much for watching to this video. Thank you so much.